Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 8 geography, and the chapter's name is agriculture. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, agriculture. So as you can see from the chapter's name that in this chapter we are going to study about agriculture. What is agriculture? Why it is important? What are the different kinds of agriculture? So ये सभी चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. So start करते हैं. Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling the land. तो तीन दोस्त होते हैं गुरप्रीत, मधु एंड टीना, और वो जो है वो एक गांव से होते हुए जा रहे थे. और गांव में वो क्या देखते हैं कि एक फार्मर जो है वो लैंड को टिल कर रहा है. टिलिंग मतलब होता है हिंदी में जुताई. इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा ना कि ट्रैक्टर चलते रहते हैं खाली मिट्टी पर, तो वो क्या करते हैं, वो लैंड को प्रिपेयर करते हैं ताकि उस पर फसल को उगाया जा सके. तो टिलिंग क्या है, लैंड को प्रिपेयर करने का एक तरीका है. जो जमीन है उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया जाता है, जमीन का जो ऊपर वाला लेयर है उसे थोड़ा सा खोदा जाता है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसमें बीज वगैरह जो है आसानी से डाले जाए और वो उग जाए. ठीक है, तो एक फार्मर जो है वो वहां पे टिलिंग कर रहा होता है और गुरप्रीत, मधु एंड टीना जो है उस चीज को नोटिस करते हैं. तो फार्मर जो है वो इन बच्चों को बताता है कि वो इस खेत में वीट उगाने वाला है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपने खेत में मैन्योर ऐड कर रहा है. ठीक है, मैन्योर मतलब कि खाद एक तरीके से, ताकि जो उसकी सॉइल है वो फर्टाइल हो सके और ज्यादा उपजाऊ हो सके. ठीक है, जिस तरीके से आप जो है खाना खाते हो, पानी पीते हो, इतने अलग अलग चीजें खाते हो, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, आप सब कुछ खाते हो, क्यों खाते हो, ताकि आपको एनर्जी मिले, ताकि आप अपना जो डेली का काम है वो अच्छे से कर सकें. इसी तरीके से जो लैंड है उसे भी एनर्जी की जरूरत होती है, उसे भी अपने काम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत होती है. तो वो एनर्जी उसे कहां से आती है, वो आती है उसे मैन्योर से. ठीक है, फर्टिलाइजर भी लोग ऐड करते हैं. तो एक तरीके से फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल वाली चीजें हैं और मैन्योर जो है वो मोर नेचुरल चीजें हैं, जैसे काउ डंग वगैरह हो गए, कि जिससे नेचुरली सॉइल की उपजाऊ जो है वो उसको और ज्यादा बनाया जा रहा है. ठीक है, he told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to the factories to make bread and biscuits from flour. तो फिर जो फार्मर है वो बच्चों को बताता है कि जब मैं गेहूं उगा लूंगा तो उसके बाद जो गेहूं है उसे मैं जाके मंडी में बेचूंगा, और मंडी में जब मैं इसे बेचूंगा तो उससे मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा. मतलब कि इन गेहूं का मुझे मंडी में अच्छा दाम मिलेगा. मतलब कि जब जो फार्मर है वो अपने गेहूं को मंडी में बेचेगा तो उसके बदले में उसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ही अच्छा अमाउंट, रुपया, पैसा जो है वो अच्छा मिलने वाला है. ठीक है, फिर मंडी में से लोग क्या करेंगे, मंडी में से जो लोग खरीद रहे हैं फार्मर से, वो उस वीट को फैक्ट्रीज में ले जाएंगे और फैक्ट्रीज में वीट से अलग अलग चीजें जैसे कि ब्रेड एंड बिस्किट बनाए जाएंगे. अब देखो हमने इसमें क्या नोटिस किया कि एक गेहूं था. ठीक है, उस गेहूं से ब्रेड बना. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था एक प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का, इसमें काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. यूं कह लीजिए कि ये जो प्रोसेस था, ये जो जर्नी थी एक पौधे की, एक अनाज की, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि एक ब्रेड में बदलने की, इसके बीच में काफी सारी स्टेजेस आती हैं, काफी सारी एक्टिविटीज करते हुए एक प्लांट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलता है. सो कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू एक प्लांट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज होता है. तो वो है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी. तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो. मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जैसे जमीन से कुछ निकाल रहे हो, नेचुरल जो रिसोर्सेज है हमारे, जो हमें प्रकृति ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उनको आप कहीं से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, या फिर प्रोड्यूस कर रहे हो. प्रोड्यूस करना मतलब जैसे कि बनाना, जैसे खेती करना, तो खेती करते हो तो आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो ना, काफी सारा जो अनाज है वो उगता है. और एक्सट्रैक्शन जैसे कि आप ओर वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हो, आयरन ओर निकाल रहे हो, कोल निकाल रहे हो. तो कोल क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. आयरन ओर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो धरती से. ठीक है, तो वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है. इसी तरीके से प्रोडक्शन हो गई, आप फल उगाते हो, सब्जियां उगाते हो, अनाज उगाते हो, तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो. तो ये जो चीजें हैं ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये
प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। तो प्राइमरी एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी। फिशिंग, जब मछली पालन करते हैं तो मछली पालन में भी क्या हो रहा है, मतलब आप जैसे नदी में जा रहे हो मछली पकड़ने, तो उसमें क्या हो रहा है, मछली एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि वो नेचुरली है, हमने तो मछलियों को नहीं बनाया। ठीक है, तो मछली जो है उसको आप पकड़ के ला रहे हो और फिर उसे अपने किसी काम में यूज करोगे, तो आप एक नेचुरल रिसोर्स को पकड़ रहे हो, एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, गैदरिंग, गैदरिंग जैसे कि लोग जंगलों में जाते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं, तो काफी सारी चीजें जंगलों से गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो क्या है, दे आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो हमने ये जो पढ़ा कि एक प्लांट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसके बीच में कुछ स्टेजेस आती हैं, मतलब कि ये कुछ स्टेजेस से होते हुए, गुजरते हुए एक प्लांट एक फिनिश प्रोडक्ट में बनता है। तो हमने प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ी, तो पहले क्या है एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये जो गेहूं उगा रहा था ना फार्मर, ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। अब क्या गेहूं अपने आप ही ब्रेड बन जाएगा, चुटकी बजाई आपने और ब्रेड बन गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कैसे ब्रेड बनेगा, तो उसके लिए फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज में काफी सारी मशीन्स होती हैं। ठीक है, वो जो भी चीज बना रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी मशीनरियां होती हैं, सेटअप होता है पूरा, जिससे कि उस प्रोडक्ट को, ये जो प्लांट था, इसे प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाएगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटी जो यही स्टेप है जिससे आप उस फिनिश्ड, वो जो प्लांट था उससे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, मैं घर का एग्जांपल लूं आपको, अच्छा घर का नहीं, एक बेकरी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक बेकरी थी, ठीक है, उसमें उसमें ब्रेड बनता है, केक्स बनते हैं, काफी सारी अलग अलग चीजें बनती हैं, हम सिर्फ ब्रेड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो फैक्ट्री में आटा आएगा, सबसे पहले ब्रेड किससे बनेगा, आटे से। तो आटे के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये जो बेकरी है वो किसान से गेहूं खरीदेगी और फिर उसे पिसवाएगी। अब पिसवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मशीनरी होनी चाहिए, तो पहले पिसेगा आटा, मतलब गेहूं को पीस के आटा बनाया जाएगा, फिर जो है उस आटे में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाएंगे, उसमें यीस्ट वगैरह मिलाया जाएगा, उसको डो बनाई जाएगी ताकि ब्रेड के लिए जो डो है वो बन सके। उसके बाद उसे ओवन में डाल दिया जाएगा पकाने के लिए ताकि वो बेक हो सके। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, उसको पीसने का, उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाने का, उसको बेक करने का, ये प्रोसेस जो है ये है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लांट था हमारा, जो गेहूं था, उससे हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। अल्टीमेटली बेक होने के बाद क्या बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को, मतलब रॉ मटेरियल क्या था हमारा, गेहूं, प्लांट वाला जो मटेरियल है उसको बदल कर हम उससे कुछ नया प्रोडक्ट, न्यू जो प्रोडक्ट है हमारा फिनिश प्रोडक्ट, वो बना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं दीज रिसोर्स, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम प्रोसेस करके अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। एग्जाम्पल इसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो और ब्रेड को बेक करने के लिए प्रोसेसेस होते हैं ना बहुत सारे। हमने क्या किया, एक प्रोसेस से गुजरे ना, हमने पहले पीसा, फिर उसको उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, फिर उसकी डो बना के ब्रेड तैयार किया, बेक किया उसे, तो एक पूरा प्रोसेस था। तो इसमें प्रोसेसिंग होती है नेचुरल रिसोर्स की। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे, जैसे आपने प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो ओर्स वगैरह है वो निकाली। ठीक है, तो ओर निकालना क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी। फिर उसको प्रोसेस किया, देखो स्टील की कोई ओर नहीं होती, तो अलग अलग चीजें, अलग अलग मेटल मिला के स्टील बनती है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस हुआ, आप अलग अलग मटेरियल को मिला रहे हो, फिर उससे स्टील बना रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटी। वीविंग ऑफ क्लॉथ, जैसे कि हमने कॉटन उगाई, कॉटन का क्लॉथ है, तो कॉटन का क्लॉथ कैसे बनेगा, उसके लिए सबसे पहले कॉटन चाहिए, तो कॉटन उगाना क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद उस कॉटन से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से शर्ट बनेगी। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, मतलब जिस एक्टिविटीज में एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, उन सभी एक्टिविटीज को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो क्लॉथ भी क्या हो रहा है, वीविंग ऑफ क्लॉथ, क्या आप कपड़ा बना रहे हो, तो वो भी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड एक्टिविटी, दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी। अब देखो, क्या ब्रेड बनकर तैयार हो गया, बट क्या वो अपने आप बिक जाएगा, क्या अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस दुकान में ब्रेड बनता है, तो ऐसा नहीं है।
आप रोज टीवी पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हो और आप जैसे देखते हो कि रोड्स के साइड में बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये मिलता है, इस दुकान पे आइए, मतलब एडवर्टीजमेंट होती है अलग अलग तरीके से। तो क्या वो आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेड मिलता है? ऐसा नहीं है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ रही है। और इसी तरीके से क्या वो जो ब्रेड आया, जो ब्रेड बना है, वो ब्रेड किससे बना था? गेहूं से बना था, है ना। सबसे पहले गेहूं जो था वो बेकरी में आया। अब बेकरी में गेहूं जो है वो क्या वो खुद ही उड़ते उड़ते आ जाएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा कि जो ट्रक्स वगैरह हैं उनके थ्रू गेहूं को फार्म के वहां से, जो फार्मर है उसके वहां से बेकरी में लाया जाएगा, फैक्ट्रीज में लाया जाएगा। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है, ट्रक्स वगैरह के थ्रू जो गेहूं है वो फार्म से फैक्ट्री में आ रहा है। इसी तरीके से जब गेहूं फैक्ट्री में पहुंचेगा तब क्या इतना हमेशा पैसा होता है जो फैक्ट्री ओनर है उसके पास कि वो सभी कामों को आसानी से कर पाए? नहीं। तो उसके लिए उसे काफी बार क्या होता है, लोन लेना पड़ता है ताकि वो अपनी फैक्ट्री को अच्छे से चला पाए। तो वो लोन उसे कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। तो मैंने अभी आपको 3 एक्टिविटीज गिनवाई। एडवर्टीजमेंट, प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं कि जो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन वाली एक्टिविटी की। जब फार्म से फैक्ट्री में गेहूं पहुंचा तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचा। फिर फैक्ट्री ओनर जो है उसने बैंकिंग की सर्विसेज ली और लास्ट में क्या हुआ, जब जो फिनिश प्रोडक्ट है वो तैयार हो गया तो फिर एडवर्टीजमेंट की ताकि उस फिनिश प्रोडक्ट को बेचा जा सके। और जब बेचा भी जाएगा ना तो उस शॉप से लेके कस्टमर तक पहुंचता है। जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हो तो कैसे करते हो? डिलीवरी सर्विसेज होती है ना, कोरियर सर्विसेज होती हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, कोरियर सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो ये सभी जो है एक्टिविटीज हैं इन्हें हम कहते हैं टेरिशरी एक्टिविटी। अब देखो, हमने सबसे पहली बात की थी फार्म से फैक्ट्री तक, ठीक है। फार्म से फैक्ट्री तक जो गेहूं आया तो ये प्राइमरी, एक तरीके से प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट की जा रही है कि जो फार्मर का गेहूं था वो फैक्ट्री तक आ रहा है। फिर बैंकिंग सर्विसेज की बात की तो उसमें क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट किया जा रहा है। प्रोडक्शन को करने के लिए ही तो जो ओनर है वो लोन ले रहा है ना, पैसा ले रहा है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बैंकिंग की सर्विसेज ली जा रही हैं। तो टेरिशरी एक्टिविटी जो है वो वाली सर्विसेज है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो टेरिशरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो मैंने एग्जांपल आपको डिटेल में दे दिया कि किस तरीके से जो टेरिशरी एक्टिविटीज हैं वो सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेरिशरी एक्टिविटी के, ठीक है। सो 3 तरह की एक्टिविटीज की मदद से कोई भी जो प्लांट है वो फिनिश प्रोडक्ट में बदलता है, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। नाउ ये जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्स का, और उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, अनाज है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो सब उगाई जा रही हैं, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो ये सभी उगाने के साथ साथ, क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स उगाने के साथ साथ रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी प्राइमरी एक्टिविटीज में ही आता है। जैसे कि गाय भैंस का लोग पालन करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, तो ये भी क्या है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी ही है और ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। जानवरों का पालन पोषण जो है उसको हम एग्रीकल्चर के अंडर ही इंक्लूड करते हैं। 50% ऑफ द पर्सन्स आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मतलब कि वो अपना जो रोजी रोटी है, अपना जो खाना पीना है, वो कैसे कर रहे हैं, खेती बाड़ी करके कर रहे हैं, रेयरिंग करके कर रहे हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अभी ये जो 50% वाली बात है ये हमने की वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में लगभग आधी प्रतिशत जो जनता है, जो पीपल है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। But if we talk about the India's population, then around 2/3, मतलब कि 2/3 ऐसे लोग हैं जो कि आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में 50% से ज्यादा जो लोग हैं हमारे देश में वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जानवरों का पालन पोषण कर रहे हैं और उससे अपना पेट भरते हैं।
फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब आप ही बताओ कि क्या हर जगह पे खेती हो सकती है? क्या हर जगह पे हर तरीके का पौधा उग सकता है? ऐसा नहीं है। देखो, आप सेब का पौधा जो है वो ठंडी वाले इलाकों में उगता है। सेब हमें कश्मीरी सेब हम जानते हैं कि भाई देखो कश्मीर में सेब उगते हैं, मतलब ठंडे इलाकों में सेब जो है उगते हैं। क्या आप राजस्थान में सेब उगा सकते हो? जरा उगा के देखना, क्या वो फल देगा? पेड़ जो है, क्या पता पेड़ जो है वो पूरा सूख ही जाए और फल का कोई नामो निशानी ना हो। तो क्या होता है कि अलग अलग टोपोग्राफी चाहिए होती है, अलग क्लाइमेट चाहिए होता है, अलग तरीके की सॉइल चाहिए होती है अलग अलग पेड़ों को, पौधों को उगाने के लिए। ठीक है, हर जगह पे हर तरीके का पेड़ पौधा नहीं उग सकता। ठीक है, हर एक पौधे के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे अगर आपके घर में ना गमले वगैरह होंगे तो आपने देखा होगा मम्मी जो है आपको पानी देते समय क्या बोलती है कि इसमें कम पानी देना, इसमें हफ्ते में एक ही बार पानी देना, इसमें थोड़ा पानी ज्यादा देना। तो इस तरीके से मम्मी आपको इंस्ट्रक्ट करती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर पौधे का जो नेचर है वो अलग है। हर पौधे को अलग तरीके की कंडीशंस चाहिए होती हैं उगने के लिए। ठीक है, The land on which the crops are grown is known as arable land। तो ऐसी लैंड जहां पे क्रॉप्स को उगाया जाता है, जहां पे फसल को उगाया जाता है, उस लैंड को हम कहते हैं एरेबल लैंड। ठीक है, जहां पे फसल को उगाया जा सकता है वो लैंड है एरेबल लैंड। In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist। अब ये मैप देखो, इस मैप में आप ये शेडेड रीजन देख पा रहे हो। देखो एरेबल लाइन, जहां पे इस तरीके का कलर दिख रहा है ना, ग्रीनिश ग्रीनिश सा, तो ये जो है वो एरेबल लाइन्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पे फसल को उगाया जा सकता है। अब यहीं पे फसल को क्यों उगाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे ही फेवरेबल फैक्टर्स मिल रहे हैं। फेवरेबल फैक्टर्स जैसे कि यहाँ बारिश अच्छी हो रही है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो सॉइल है वो फर्टाइल है, अच्छी सॉइल है, यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, ना ज्यादा हार्श है, मतलब ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस तरीके से जो फेवरेबल कंडीशंस है वो यहाँ पे पाई जाती हैं और इसीलिए यहाँ पे खेती पॉसिबल है। और इसीलिए इन लैंड्स को हम क्या कह रहे हैं? एरेबल लैंड्स कह रहे हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा जो इंडिया है वहां पे शेड किया हुआ है, इसका मतलब लगभग पूरा जो इंडिया है वो एरेबल लैंड के अंतर्गत आता है। बट आप देखोगे कुछ कुछ जगह जो है, जैसे यहाँ पे राजस्थान वाला इलाका जहाँ पे थार डेजर्ट है, जहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहां पे नहीं उगाया जा सकता। इस तरीके से यहाँ पे एक पैच दिख रहा है। तो ये जो कुछ जगह हैं इनको छोड़ के हमें लगभग दिखेगा पूरे इंडिया में शेडेड रीजन है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया में ज्यादातर जो है कंडीशन अच्छी है खेती के लिए, ज्यादातर जगहों पे खेती जो है वो की जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, बट ये है कि हर जगह सेम फसल नहीं उगाई जा सकती। यहाँ पे अलग तरह की फसल उगेगी, यहाँ पे अलग तरह की उगेगी, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग फसल उग सकती है। अब यहाँ पे वर्ड ऑरिजिन की बात कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर, हमने यहाँ पे यूज किया कि जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ से निकल के आया, ये वर्ड आखिरकार बना कैसे। तो जो एग्रीकल्चर है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, एगर और एग्री, मतलब एग्री प्लस कल्चर। तो एग्री प्लस कल्चर को मिला के वर्ड बनता है एग्रीकल्चर। तो एगर या फिर एग्री का मतलब है सॉइल, ठीक है, एंड कल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन। तो सॉइल पर मतलब कि जमीन पर खेती करना, कल्टीवेशन करना, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एक और डू यू नो का सेक्शन दिया हुआ है जिसमें कि आपको बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, बाकी भी काफी तरीके के कल्चर होते हैं, जैसे कि सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। तो जिस मेथड से, एक ऐसी साइंस, एक ऐसा आर्ट जिससे आप सॉइल में कल्टीवेशन कर रहे हो, आप क्रॉप्स को उगा रहे हो, आप लाइव स्टॉक को रियर कर रहे हो, मतलब कि आप जानवरों की देखभाल कर रहे हो, तो इन सभी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं और इसे हम फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेरिकल्चर जो सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करके जो सिल्क है वो बनाया जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं सेरिकल्चर। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म की रियरिंग को, जैसे कि यहाँ लाइव स्टॉक की रियरिंग हो रही है, मतलब कि गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब की देखभाल की जाती है। इसी तरीके से जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनकी देखभाल को करना, उनका पालन पोषण करना, उसे कहते हैं सेरिकल्चर। तो इससे भी बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अच्छी इनकम कमाते हैं। पिसिकल्चर क्या हो गया? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो आपने देखा होगा कई जगह पे ना इस तरीके से सीमेंटेड पॉन्ड्स टाइप बने रहते हैं, उनमें पानी भरा होता है और उसमें क्या किया जाता है? मछलियों का पालन किया जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर, की जहाँ पे फिशेस को ब्रीड किया जाता है, पाला जाता है टैंक्स एंड पॉन्ड्स बना के, तो उसको हम कहते हैं पिसिकल्चर। तो विटिकल्चर किसे कहते हैं? हम ग्रेप्स की कल्टीवेशन को, जो अंगूर की खेती है, उसे हम विटिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को
कमर्शियल यूज के लिए उगाना, मतलब कि बेचने के लिए जब हम इन चीजों को उगाते हैं, वेजिटेबल को, फ्लावर को, फ्रूट को, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फार्म सिस्टम, अब देखो खेती करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खेती करने के लिए, किसी फसल को उगाने के लिए। तो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग जो है इसे हम एज अ सिस्टम भी देख सकते हैं, एक सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, तो देखो सिस्टम क्या होता है कि किसी काम को करने का कोई तरीका, उसे हम सिस्टम कहते हैं। या फिर जब बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ हो रही होती हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर में आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा तो होता नहीं किसी सिर्फ एक काम से ही जो फसल है वो उगाती है, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमने स्टोरी के में शुरू में पढ़ा था कि किस तरीके से जो फार्मर है वो टिलिंग कर रहा होता है। तो सबसे पहले लैंड को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसमें मैन्योर वगैरह ऐड किया जाता है ताकि जो लैंड है वो उपजाऊ हो सके, फर्टाइल हो सके। फिर उसमें बीज उगाया जाता है, उसे टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है, उसकी देख रेख की जाती है। फिर उसको जो है पौधा निकल कर आता है, तब उसमें ये ध्यान किया जाता है कि कोई उसमें कीड़े ना लगे, उसे फिर टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर, मैन्योर वो सब दिया जाता है। आसपास घास उग जाती है उसको साफ किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं उन्हें अंडरटेक करना पड़ता है फार्मिंग के लिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड अ सिस्टम हियर। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। इनपुट्स मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि आपको लिखना है तो लिखने के लिए क्या क्या इनपुट लगेगा, एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए, और आप चाहिए, मतलब कोई लिखने वाला इंसान चाहिए, राइट। इसी तरीके से फार्मिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स मतलब कि उस काम को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसे ही हम इनपुट कहते हैं। तो फार्मिंग के लिए क्या क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, भाई बिना बीज के तो फसल उगी नहीं सकती। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इसलिए चाहिए ताकि हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ रह सके, ताकि वो हेल्दी हो और जो फसल है वो अच्छी हो। मशीनरी चाहिए, देखो ट्रैक्टर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, थ्रेशर्स होते हैं, तो विनोइंग मशीन्स होती हैं। मतलब फार्मिंग में भी काफी सारी मशीन्स चाहिए होती हैं ताकि अच्छे से जो खेती बाड़ी है वो की जा सके एक बड़े लेवल पे। और लेबर, अब देखो इंसान के बिना, लेबर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मशीन तो है बट मशीन को चलाएगा कौन, इंसान, मतलब लेबर, है ना। खेतों में पानी डालना टाइम टू टाइम, कब पानी डालना है, कितना पानी डालना है, सीड्स डालना है, सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, तो ये सब भी क्या है, कौन करता है, लेबर, मतलब कि इंसान करता है। और इंसान का जो काम है उसे हम लेबर कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों की, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर, सो दीज आर द इनपुट्स व्हिच वी रिक्वायर टू डू फार्मिंग। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं। प्लगिंग, की जो खेत है उसे जोतना पड़ता है। सोइंग, सोइंग मतलब कि सीड को सो करना पड़ता है, जमीन में डालना पड़ता है, तभी ना जाके जो पौधा है वो बाहर आएगा। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब फसल को पानी देना, तो टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। वीडिंग क्या होती है, देखो वीड्स क्या होते हैं, जब अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। मतलब कि देखो आपको गेहूं की फसल है और साइड में कुछ गंदी गंदी घासें उग गई जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो वो घासें क्या है, फालतू हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इन वीड्स को हटाने का, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने का, उसे हम वीडिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, फसल जब पक के तैयार हो जाती है तो उसकी काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इन कुछ ऑपरेशंस की मदद से हम फार्मिंग करते हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स, आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट है मतलब कि क्या निकल कर आया। इनपुट्स आपने क्या डाला, प्रोसेस की आउटपुट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, और आउटपुट क्या है, अल्टीमेट प्रोडक्ट। आपने जो इनपुट डाला, आपने जो प्रोसेस किया वो किस चीज के लिए, क्या क्या पाने के लिए किया। क्रॉप, वुल, डेयरी, पोल्ट्री, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आउटपुट में मिलते हैं। इसको मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो फार्मिंग जो एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम क्यों, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो करनी पड़ती हैं खेती के लिए, राइट। तो सबसे पहले जो है आप इनपुट्स डालते हो। इनपुट्स मतलब आपने फर्टिलाइजर डाला, आपने मशीनरी जो है वो खरीदी, आपने सीड्स खरीदे, तो आपने इनपुट्स डाला। फिर उन इनपुट्स को आप क्या करोगे, वो आपके बस स्टोर में पड़ी हैं, तो पड़े पड़े तो फसल उग नहीं जाएगी, उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इनपुट्स तो अपने आप फसल को नहीं उगा देंगे, बल्कि आप इन इनपुट्स को क्या करोगे, कुछ प्रोसेस में लाओगे, आप इनको प्रोसेस करोगे। प्रोसेस कैसे, प्लगिंग करोगे, आप जमीन को खोदोगे, आप जोतोगे उसको, ठीक है, उसको थोड़ा सा हल्का बनाओगे ताकि उसमें जो बीज है वो उग सके।
आप उसमें आपने बीज तो खरीद लिए, अब बीज को स्टोर में रख दो, अपने गोडाउन में रख दो, क्या वो फसल बन जाएगा? नहीं, आपको बीज को जमीन में डालना पड़ेगा। तो जमीन में बीज को खरीदना, और बीज क्या है? इनपुट है। बीज को जमीन में डालना प्रोसेस है, ठीक है। इरिगेशन बिना पानी के कैसे होगा? तो इरिगेशन हो गया, वीडिंग हो गया, ये प्रोसेस है, ठीक है। आपने इनपुट को प्रोसेस किया, ठीक है, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट, आप इनपुट को प्रोसेस करते हो और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट कैसे? आपने गेहूं को जो है गेहूं का बीज खरीदा, मतलब बहुत सारे गेहूं खरीदे, उनको आपने जमीन में डाला। गेहूं को खरीदना क्या हो गया? गेहूं क्या हो गया? इनपुट हो गया। फिर उसको आपने जमीन में डाला, ये आपका प्रोसेस हो गया। और फिर से बहुत सारे जो है गेहूं के पौधे उगेंगे और उनसे आप नए गेहूं निकालोगे, तो वो गेहूं क्या हो गए? जो आपको अल्टीमेट मिले वो आपके आउटपुट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जब आप जानवरों का पालन करते हो, भेड़ बकरियां पालते हो, तो उनको पालने से आप वुल निकालते हो उनकी, तो आपकी वुल क्या हो गई? वो आपका आउटपुट हो गया। डेयरी, आप जानवरों को, गाय भैंस को पालते हो, उनसे दूध देते हो, दूध क्या हो गया? आउटपुट। कि आप अल्टीमेटली ये जो काम कर रहे हो, आपने इनपुट खरीदा, आपने प्रोसेस किया, वो किस लिए किया? तो वो चीज है आउटपुट। आपने क्या पाने के लिए किया? वुल पाने के लिए किया, क्रॉप्स पाने के लिए किया, तो ये सब सामान हमारा क्या हो गया? आउटपुट।